देखो बेटा, अभी आपको है ना एक इमेज दिखाई दे रही होगी और उस इमेज में है ना मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो सिलेबस हमारे यहाँ पर कवर कराया जाएगा वो ये होगा। कंप्यूटर स्पेशल बैच का सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर है ना कभी आपके एग्जाम में लिखा हुआ है कि बेसिक फंडामेंटल पूछा जाना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछी जानी है, या कई बार ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसा लिखा हुआ आ जाए, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत होती है एक चैप्टर से जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसे हम कंप्यूटर की संरचना भी बोलते हैं। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना में बेसिकली हमें सारी जानकारी मिल जाती है कि अगर हमारे सामने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो वो कंप्यूटर एग्जैक्टली है क्या, उसके कौन कौन से पार्ट्स हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम किसी कंप्यूटर को खोल के भी देखें तो उसके अंदर मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, बसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, CPU का कॉन्सेप्ट क्या है, रैम रोम का कॉन्सेप्ट क्या है, हार्ड डिस्क क्या चीज होती है, तो ये सब चीजें ना एक बेसिक फंडा लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्लियर हो जाती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर के अंदर। आजकल मैं देख रहा हूँ रजिस्टर्स वगैरह को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो ये रजिस्टर क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो ये सब चीजें ना आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम अपने बैच में जो टॉपिक या चैप्टर डिस्कस करेंगे वो मेमोरी साइज यूनिट्स कहलाता है। मेमोरी यूनिट्स कह दीजिए या मेमोरी साइज यूनिट कह दीजिए, एक ही बात है। इसको हिंदी में मेमोरी इकाइयां भी कह सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये समझ लो कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसके साथ आपको मटरी दे दी जाए कि लो जी खा लीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती है, जबकि आपका उद्देश्य चाय पीना था। तो ऐसे समझ लो कि अगर आप कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें आपको एक छोटा सा चैप्टर या टॉपिक है मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी इकाइयां, ये जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ही है ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योट्टाबाइट, ये क्या है। इनके जब हम है ना एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं या किसी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखते हैं या कोई PYQ देखते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या पूछ रहा है, इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो ये सारा है ना डाउट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा आपका इस चैप्टर से। इसके बाद बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हिस्ट्री, जनरेशन, क्लासिफिकेशन और फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना होता है। देखो, हिस्ट्री जनरेशन है ना सभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका जब भी कोई एग्जाम हो और उसका सिलेबस आपके पास हो, PDF हो, नोटिफिकेशन हो, वो आप मुझे जरूर दिखा देना ताकि मैं बता दूं कि उसमें आपको कुछ कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। और मेरे YouTube चैनल पर यानी कि कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर YouTube चैनल पर आपको उसका सिलेबस वीडियो भी मिल जाएगा, तो उससे ये पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर हैं वो हम छोड़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री एंड जनरेशन के क्वेश्चन है ना हर एक एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पर चूंकि हमें कंप्लीट कंप्यूटर बैच आपको पढ़ाना है इसलिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हिस्ट्री जनरेशन भी मुझे पढ़ाना होगा। जैसे कुछ एग्जाम होंगे ऐसे जहां पर हिस्ट्री जनरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं और पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, क्या बुराई है। जब कंप्यूटर हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इसकी हिस्ट्री यानी इतिहास, इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, ये सब पता होना जरूरी है। इसके बाद है ना चौथे नंबर पर मैं जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा वो होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो, आज आप कोई भी सिलेबस उठा के देखिए उसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ऐसा लिखा हुआ जरूर आएगा। तो कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जो जानकारी है ना वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ी जाती है। यानी मोटा मोटा आप ये कह दीजिए कि अगर कंप्यूटर हार्डवेयर कहीं पर लिखा हुआ आ रहा है तो इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इनके बारे में आपको पढ़ना है, पेरीफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। या अगर कहीं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लिखा हुआ आ रहा है तो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर वाला ही चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक, इसके बाद हमें पढ़ना है कंप्यूटर मेमोरी। आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन देखिए उसमें रैम, रोम, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रजिस्टर्स, इनके क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो रैम, रोम, मेमोरी हैं, ये हम इन सभी को एक ही चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे जिसे कंप्यूटर मेमोरी के नाम से बोला जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बेसिकली हमें एक
ओवरव्यू पता चल जाता है सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जिसके क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिलते हैं पेपर में, यूटिलिटी के ऊपर पूछ लेते हैं क्या होता है ये। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर के अंदर मिल जाती है। ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं पेपरों में, ठीक है जी। तो बायोस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लोडर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये सब जानकारी हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर के अंदर मिल जाती है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। देखो, मैंने कुछ एग्जाम के सिलेबस देखे जहां पर स्पेशली मेंशन करके लिखा हुआ है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ के आइए। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है हम और आप सभी के कंप्यूटर में डला हुआ है। आपके पास भी अगर कोई कंप्यूटर है किसी भी कंपनी का तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मेरे पास अगर कोई कंप्यूटर है किसी भी कंपनी का तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और जब कल आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी और आप किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहां आपको कंप्यूटर पे काम करना होगा तो वहां पर भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करना होगा आपको। तो इसलिए आज के समय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जाम में कंपलसरी करते जा रहे हैं। हर एक एग्जाम के सिलेबस में आपको विंडोज या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक इसका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू और एक इसका टेक्निकल। तो दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा जितना रेलेवेंट होगा। अभी कुछ एग्जाम है जिसमें लाइनेक्स और यूनिक्स भी मैंने देखा था लिखा हुआ आया था। आई थिंक शायद रेलवे का एग्जाम था, उसमें लिखा हुआ आया था कि लाइनेक्स और यूनिक्स भी पढ़ के आई है या डॉस पढ़ के आई है, ऐसा लिखा था। तो बेसिकली है ना, लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कमांड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो इनकी कमांड्स याद करनी होती है हमें। तो अगर किसी के एग्जाम में लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी पूछा जाना है तो वो कमांड कैसे याद करेंगे इसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है फुल फॉर्म्स, फाइल एक्सटेंशन एंड शॉर्टकट की। अब कोई भी एग्जाम का सिलेबस देखना, उसमें शॉर्टकट की जरूर लिखा मिलेगा। फुल फॉर्म और फाइल एक्सटेंशन लिखा हो या ना लिखा हो तो भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। वैसे तो हम जैसे जैसे चैप्टर को शुरू करते जाते हैं जितनी भी फुल फॉर्म आती जाएंगी वो सारी की सारी फुल फॉर्म मैं डिस्कस करता ही हूँ, हर एक की फुल फॉर्म लिखवाता जाऊंगा आपको। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ सभी लोगों को कि अगर आपका एग्जाम है और आप उसके लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ए से लेकर जेड तक सारी की सारी फुल फॉर्म आपको एटलीस्ट एक बार जरूर देख के जानी चाहिए। ऐसी फाइल एक्सटेंशन होती हैं, फाइल एक्सटेंशन में भी फुल फॉर्म होती है ज्यादातर, वो देख के जानी चाहिए। तो एक चैप्टर आपको ये भी पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एमएस ऑफिस, ठीक है जी। एमएस ऑफिस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आज के समय में, और ये चैप्टर है ना दोनों ही तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में और प्रैक्टिकल। जैसे अगर हम बात करें यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक एपीएस की भर्ती निकली थी जिसका पहला फेज तो हो चुका है, अब एक और फेज होना है। अपर निजी सचिव की वैकेंसी थी जिसमें प्रैक्टिकल आएगा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का, तो वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा एसएससी सीजीएल वगैरह की अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ पोस्ट या पद के लिए आपको एक सीपीटी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वहां पर भी आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे काम करके दिखाना होता है। तो एमएस ऑफिस है ना, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आज के समय इम्पोर्टेंट है, जो हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। मैं आपको है ना वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों एप्लीकेशंस को बैच के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक। इसके बाद आता है इंटरनेट। देखो, अगर आपके सिलेबस में डेटा कम्युनिकेशन ऐसा लिखा हुआ है, डेटा कम्युनिकेशन जिसको हिंदी में डाटा का संचार भी कहा जाता है, तो समझ जाइए कि आपको दो चैप्टर पढ़ के जाने हैं, एक इंटरनेट और इसके बाद एक और दिखाता हूं मैं आपको, नेटवर्किंग। इसको थोड़ा छोटा कर लेता है। ठीक है, देखो, एक तो इंटरनेट वाला चैप्टर आपको पढ़ना है क्योंकि आज के समय इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। जैसे आपको सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट, वेब ब्राउजर का कॉन्सेप्ट, आपको है ना यूआरएल का कॉन्सेप्ट, आपको है ना क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट, आपको ईमेल का कॉन्सेप्ट, ये सब पता होना चाहिए। आपको www का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
तो ये सारी बातें ना इंटरनेट वाले चैप्टर में कवर हो जाती है। फिर आता है नेटवर्किंग। इंटरनेट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ नेटवर्किंग जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग वाले चैप्टर में ये ना हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। जैसे टोपोलॉजी क्या होती है, प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस क्या चीज होती है, रिपीटर, हब, मॉडेम, गेटवे, स्विच, फायरवॉल, ये सब क्या है जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हमें नेटवर्किंग वाले चैप्टर में पता चल जाती हैं। ठीक है जी। तो मैं सभी को यही बोलूंगा कि अगर डाटा कम्युनिकेशन लिखा हुआ है आपके सिलेबस में तो इंटरनेट नेटवर्किंग दोनों पढ़िए, और अगर केवल इंटरनेट चैप्टर लिखा हुआ आ रहा है आपके सिलेबस में तो इंटरनेट के साथ आपको नेटवर्किंग भी पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये वाला टॉपिक भी आज के समय सभी एग्जाम में सभी में पूछ रहे हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी लिखा हो, केबल सिक्योरिटी लिखा हो, साइबर सिक्योरिटी लिखा हो, इंटरनेट सिक्योरिटी लिखा हो, सबका मतलब एक ही है, यानी आपको मालवेयर की जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मालवेयर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वायरस क्या है, वॉर्म क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, लॉजिक बॉम्ब क्या है, ब्लेंडेड थ्रेड क्या होता है, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, स्पूफिंग, सोशल इंजीनियरिंग, डॉस अटैक, ईव्सड्रॉपिंग, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो इन सब की अगर आप जानकारी ले रहे हैं तो ये टॉपिक कहलाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी वाला। ठीक है। फिर आता है डाटाबेस। जैसा कि मैंने बताया कि डाटाबेस है ना सभी लोगों को पढ़ना जरूरी नहीं होता, इसीलिए मैंने ये चैप्टर है ना सबसे लास्ट में रखा है। अगर जैसे मान लो आप उड़ीसा का एग्जाम देने जा रहे हैं, उड़ीसा में जो एग्जाम्स होते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ एग्जाम हो रहे हैं, तो उनमें ना डाटाबेस के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप डाटाबेस पढ़ सकते हो। ठीक है। नहीं तो नहीं पढ़ना तो छोड़ दीजिए। ठीक है। या फिर आपके सिलेबस को देखकर मैं बता सकता हूँ कि उसमें डाटाबेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं। ठीक। फिर इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बता दूंगा कि बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर कोई ये सोचे कि सर यहाँ पर आप सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं को कंप्लीटली करा देंगे, तो आंसर है नहीं। उनके लिए फिर कोई अलग से ही बैच बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्लासेस ज़्यादा होती हैं। अगर आप जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं को भी अगर ढंग से पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत कम से कम अगर क्लासेस भी पढ़ेंगे तो 10-20 क्लासेस तो उनकी अलग होंगी, इससे कम नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप ऐसा थोड़ी कि जावा किसने बनाई थी, कब बनाई थी, बस काम खत्म हो गया। अगर किसी एग्जाम में जावा प्रोग्रामिंग भाषा, पाइथन भाषा, इनके बारे में पूछा जाना है तो थोड़ा तो डीप पूछेंगे ही, बस ये थोड़ी पूछेंगे किसने बनाई थी और कब बनाई थी। तो इसलिए प्रोग्रामिंग भाषा का यहाँ जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो बेसिक फंडामेंटल होगा, यानी प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन सी हैं, किस पर्पज से बनाई गई हैं, किसकी क्या नाम है, क्या फुल फॉर्म है, बस इतनी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएगी। और सबसे लास्ट में मैंने रखा है डेटा रिप्रेजेंटेशन यानी कि नंबर सिस्टम। देखो हम है ना कुछ एग्जाम ऐसे देखते हैं जहां पर लिखा हुआ आता है कि कोई नंबर दे रखा है, मतलब कोई एग्जाम हम देने जा रहे हैं और वहां पर एक क्वेश्चन देखा हमने कि एक नंबर दे रखा है डेसिमल में और बोल रहा है इसका बाइनरी बताओ, या अगर बाइनरी नंबर दे रखा है पूछ रहा है इसका डेसिमल बताओ। इसको बोलते हैं डेटा कन्वर्जन या नंबर सिस्टम भी इसे बोल सकते हो आप। तो बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, या ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टल, या डेसिमल से ऑक्टल, इस तरीके जो नंबर में आपस में एक दूसरे में कन्वर्जन होते हैं, ये वाला जो चैप्टर या टॉपिक है इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। एक तो ये न्यूमेरिकल है, दूसरा हर एक एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है। तो इसलिए इसको भी मैंने लास्ट में रख दिया। अगर आपके किसी सिलेबस में लिखा हुआ आता है कि आपको नंबर सिस्टम पढ़ के आना है तो आप इसको पढ़ के जा सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, वो मैं आपको अब बता देता हूं। अगर हम ओवरऑल सिलेबस के कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट से, ठीक है जी, चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर 12th चैप्टर तो सबके लिए, सबको पढ़ना होता है, फॉर ऑल। ठीक है। और चैप्टर नंबर अगर हम बात करें 13, 14 और 15, ये केवल वही लोग पढ़े जिनके एग्जाम में हो, यानी कि स्पेसिफिक लोग, स्पेसिफिक एग्जाम। समझ में आ गई बात या नहीं? यानी अगर आपके एग्जाम में डाटाबेस पूछा जाना है तो पढ़िए, नहीं पूछना तो मत पढ़िए। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी है तो पढ़िए, नंबर सिस्टम आना है तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बट अगर कोई ये कह रहा है कि सर मेरे को तो पूरा ही पढ़ना है,
हर एक एग्जाम को कवर करते हुए, तो आप चाहें तो पहले चैप्टर से लेकर 15वें चैप्टर तक सारा ही पढ़ सकते हैं, नहीं तो 12 चैप्टर पढ़ लीजिए बस। इससे भी सभी एग्जाम का सिलेबस हमारा कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो फाइनली है ना, मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी बता दिया, एग्जाम कौन कौन से कवर होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर किसी का कोई डाउट है तो आराम से पूछिए, नहीं तो फिर हम अपनी आज के सेशन को, आज की क्लास को खत्म करेंगे। और नेक्स्ट डे जब ये क्लास होगी तो सबसे पहला वाला चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला। ठीक है, पूछिए अगर कोई डाउट है तो। एक बच्चे ने लिखा है सर आज क्लास में पढ़ाएंगे नहीं, आज देखो इंट्रोडक्शन क्लास में ना पढ़ाने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब होगा, क्योंकि देखो अगर आपको किसी टीचर के बारे में जानना है कि वो कैसा पढ़ाता है, उसका टीचिंग स्टाइल क्या है पढ़ाने का, ये आज के समय हर जगह पता चल जाता है। आज के समय यूट्यूब है ना एक ऐसा माध्यम है कि आप उस पर जाकर टीचर के बारे में तुरंत देख सकते हो कि उसका टीचिंग स्टाइल क्या है ना। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका देखना है तो आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से है, तो वहाँ जाइए, उसे सब्सक्राइब कर लेना। और